नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 9 सितंबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। सबसे पहले देखो बिस्मार्क का एक ना कोट है, विद बैड लॉज एंड गुड सिविल सर्वेंट्स इट इज स्टिल पॉसिबल टू गवर्न, बट विद बैड सिविल सर्वेंट्स इवन द बेस्ट लॉज कांट हेल्प। बिस्मार्क देखो प्रशासन में ना ह्यूमन एलिमेंट्स पे जोर देते हैं। वो बोलते हैं कि देखो कानून खराब है, लेकिन अगर सिविल सर्वेंट्स अच्छे हैं, उनके अंदर कंपैशन है, मेहनती हैं, इंटीग्रिटी है, कुशलता है, तो देखो खराब कानून के बावजूद भी अच्छे ढंग से प्रशासन चलाया जा सकता है। बट मान लीजिए कानून तो बेस्ट हैं, लेकिन उनको इंप्लीमेंट करने वाले सिविल सर्वेंट्स भ्रष्ट हैं, गैर जिम्मेदार हैं, और वो सिर्फ भोगने के लिए आए हैं चीजें, उनका मकसद है ही नहीं जनता को सर्व करना, तो फिर देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने अच्छे कानून हैं, प्रशासन गलत ढंग से ही चलेगा। कोई नहीं इंश्योर कर सकता कि उस सिचुएशन में प्रशासन अच्छा चले। आज की सिचुएशन में देखो ये जो कोर्ट है बल्कि और भी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। आज के समय में हम देखते हैं कि इस प्रकार से जैसे ही लोग कई बार सिविल सर्वेंट बनते हैं तो प्रिविलेजेस का लाभ उठाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे पूजा खेड़कर हैं, पूजा खेड़कर तो देखो फ्रॉड करके सिलेक्ट हुई थी, और किस प्रकार से सिलेक्ट होते ही उन्होंने अपनी प्राइवेट जो गाड़ी थी ओडी के ऊपर लाल बत्ती लगा दी, अलग से कमरा मांगना स्टार्ट कर दिया। हमने देखे हैं ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं कि लोग सिलेक्ट होते ही प्रिविलेजेस का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि हाँ बस अब तो लाइफ सेट है, अब जितना चूस लिया जाए बढ़िया है। तो ये सोच गलत है। सिविल सर्वेंट का नाम ही सर्वेंट है, मतलब नाम में सर्वेंट है, सर्व करना है जनता को, देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना है, तब कोई सिविल सर्वेंट बनता है, तब देश का भला होता है। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। सबसे पहले एक्ट ईस्ट पॉलिसी से संबंधित आर्टिकल है, दूसरे नंबर पे लिव इन कपल्स की वल्नरेबिलिटी से संबंधित आर्टिकल है, और सबसे लास्ट में बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स से संबंधित। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मैं पहले ना आपको बैकग्राउंड देता हूं। देखो 1990s के शुरुआत में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ ना, तो इंडिया ने अपना एक बहुत बड़ा मित्र खो दिया था, 15 टुकड़ों में बट गया था इंडिया का मित्र। तो इंडिया ना उस समय नए दोस्त तलाश कर रहा था। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि हम ना अब हमारे ईस्ट में भी देखेंगे, ईस्ट में जहां पे ये आसियान कंट्रीज आते हैं। पहले ना इंडिया का फोकस ज़्यादा अपने नेबरहुड पे था, सार्क बना था 1985 में। तो इंडिया ने ये लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई 1990s के शुरुआत में। बाद में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने इस पॉलिसी का नाम चेंज कर दिया, एक्ट ईस्ट कर दिया। मतलब अब हम सिर्फ अपने ईस्ट में देखेंगे नहीं बल्कि एक्शन भी लेंगे। फर्क क्या है लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में? फर्क देखो एनर्जी का है। मतलब सरकार ने डिसाइड किया कि एक्ट ईस्ट में अब हम अपने ईस्टर्न रीजन पे और ज़्यादा एनर्जी डिप्लोमेसी इन्वेस्ट करेंगे, और पहले हमारा फोकस लुक ईस्ट में थोड़ा ज़्यादा आसियान पे था। एक्ट ईस्ट में आप कह सकते हो कि सरकार ने अपना जो दायरा है पॉलिसी का वो बढ़ा लिया। इसका मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में जो दूसरे देश आते हैं ना, जैसे साउथ कोरिया है, जापान है, इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन देशों पे भी हम फोकस करेंगे अपनी इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। ये भी सरकार ने नई चीज़ की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, ये लुक ईस्ट में नहीं था ज़्यादा। तो कोई पूछे डिफरेंस क्या है लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में, तो आप बोल सकते हो कि ज़्यादा डिफरेंस तो देखो एनर्जी का है, इंटेंसिटी का है, और दूसरा थोड़ा सा होराइजन वाइड कर लिया, कवरेज ज़्यादा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। ये सरकार ने कहीं बोला नहीं, लेकिन पता लगता है स्टेटमेंट से, बाकी चीज़ों से। अभी देखो ये पॉलिसी न्यूज़ में इसलिए आई है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने ना ब्रुनेई और सिंगापुर 2 देशों की यात्रा की पिछले हफ्ते। तो इसका मतलब इंडिया ने अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे और ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि देखो अभी हाल ही में मलेशिया के जो प्रधानमंत्री थे, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे। इनके लिए भारत ने रेड कारपेट बिछाया, और लाओस में आसियान इंडिया समिट होगा तो वहां पे भी प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। इसके बाद फिलीपींस और इंडोनेशिया में भी जाएंगे। मतलब ईस्टर्न रीजन पे
सरकार काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, इसीलिए ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ब्रुनई में भारत के प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा है ना, वो पहली बार था कि भारत का कोई प्रधानमंत्री ब्रुनई की यात्रा पर गया। वैसे देखो ब्रुनई छोटा सा देश है, बहुत छोटा है, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंपॉर्टेंट है, साउथ चाइना सी में आता है। और साउथ चाइना सी में आपको पता है चाइना का दबदबा इंक्रीज हो रहा है, चाइना अपनी मनमानी कर रहा है, तो उस हिसाब से ब्रुनई इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रुनई यूएसए का एलाय कंट्री है, यूएसए का दोस्त है। ब्रुनई के पास में ऑयल और गैस के काफ़ी रिजर्व्स हैं और इंडिया को गैस और ऑयल चाहिए। वैसे देखो पिछले 10 सालों में ना इंडिया का आसियान के साथ ट्रेड डबल हो गया है, लेकिन ब्रुनई एक ऐसा देश है जिसके साथ इंडिया का ट्रेड बल्कि डिक्लाइन किया है। क्यों? उसका एक रीजन ये है 2022 के बाद इंडिया ने रशिया से ज़्यादा तेल और गैस परचेज करना स्टार्ट कर दिया, तो इस वजह से ब्रुनई से ऑयल इंपोर्ट कम कर दिया क्योंकि रशिया से सस्ता मिल रहा था। वैसे देखो दोनों देशों के बीच में अभी कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, फिर भी दोनों देशों के प्रीमियर्स ने, प्रधानमंत्रियों ने डिफेंस रिलेटेड और जियो स्ट्रेटेजिक रिलेटेड इश्यूज डिस्कस किए और प्रधानमंत्री मोदी ने एक विल्ड अटैक भी किया चाइना के ऊपर। विल्ड अटैक मतलब जैसे नाम नहीं लिया चाइना का और ये बोला कि हम साउथ चाइना सी में सी लेंस में फ्री नेविगेशन चाहते हैं, तो इनडायरेक्टली चाइना पे ही अटैक था कि भाई आप स्प्रेड मत हो साउथ चाइना सी में। दोनों साइड्स ने, ब्रुनई और इंडिया ने डिसाइड किया स्पेस में कोलैबोरेट करेंगे और ब्रुनई जो है एक इसरो स्टेशन को होस्ट करेगा। अब देखो ये देखने वाली बात होगी कि और बहुत सारे इश्यूज पे जो चर्चाएं हुई, जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी कोऑपरेशन, चर्चा तो हुई, फाइनली एग्रीमेंट क्या होगा ये अब आने वाले दिनों में पता लगेगा। तो ये तो की हमने ब्रुनई की बात, अब करते हैं सिंगापुर की बात। सिंगापुर यात्रा में देखो प्रधानमंत्री मोदी का ज्यादा फोकस सेमीकंडक्टर्स पे रहा, क्योंकि देखो सिंगापुर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में ना एक बड़ा प्लेयर है। अभी सेमीकंडक्टर की जो डिमांड है ना पूरी दुनिया में बढ़ रही है, हर एक चीज़ में सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल होने लगा है। वैसे ताइवान जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करता है और इंडिया ताइवान से इंपोर्ट भी करता है, बट दिक्कत ये है चाइना और ताइवान के बीच में ना कई बार टेंशन्स रहती हैं। तो इंडिया को डर है कहीं यार ताइवान और चाइना के बीच में लड़ाई हो गई तो फिर हमें सेमीकंडक्टर चिप कौन देगा, तो इसलिए हम कुछ और देशों से भी सेमीकंडक्टर चिप खरीदने के लिए करार करना चाहिए। वैसे तो देखो इंडिया खुद से सेमीकंडक्टर चिप बनाना चाहता है, बट अभी इंडिया के पास में उतनी एक्सपर्टीज नहीं है, तो सिंगापुर हमारी मदद करेगा इवन सेमीकंडक्टर चिप्स अभी देने में, इसके अलावा हमारी कैपेसिटी बिल्ड करने में, ताकि हम खुद से सेमीकंडक्टर चिप हमारे देश में डेवलप कर सकें। आप यहां पे देखिए इंडिया को देखो चाहिए टेक्निकल एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट चिप मेकिंग में और रेयर अर्थ मटेरियल्स में, और हमें ये चीजें मिल सकती हैं सिंगापुर से। सिंगापुर के पास में पैसे भी हैं, एक्सपर्टीज भी हैं। बदले में सिंगापुर को हम क्या दे सकते हैं, हमारे पास देखो लेबर है और सिंगापुर के पास में ना जमीन कम है, लेबर महंगी है, तो ये चीजें इंडिया सिंगापुर को प्रोवाइड कर सकता है। मान लीजिए सिंगापुर की कोई कंपनी भारत में आके सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर करती है, तो यहां पे इंडिया में हम सिंगापुर की कंपनी को लैंड भी दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास में वहां पे लैंड अवेलेबल नहीं है, हम उनको सस्ती लेबर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये विन विन सिचुएशन होगी दोनों देशों के लिए। और फिर देखो हमें ना डिपेंड भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ताइवान के ऊपर या फिर चाइना के ऊपर अभी ना टेंशन्स हैं, यूएस से चाइना के बीच में टेंशन्स हैं, ताइवान चाइना के बीच में टेंशन्स हैं, कब लड़ाई हो जाए। तो इसलिए सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए हमारी इनके ऊपर डिपेंडेंसी ठीक नहीं है। सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में अगर सिंगापुर हमारे देश में इन्वेस्ट करता है ना, तो सिंगापुर से इंडिया में एफडीआई जो कम हुई है पिछले कुछ समय से, उस ड्रॉप को भी हम एड्रेस कर सकते हैं। फिर से जो एफडीआई है सिंगापुर से इंडिया में वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा देखो कुछ कंसर्न्स भी हैं। कंसर्न्स क्या है, जिससे देखो 2019 में ना रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन हुआ था, ये आसियान लेड था, बट इंडिया ने एन मौके पे लास्ट मोमेंट पे इस रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल होने से मना कर दिया था।
तो फिर अब इंडिया इस रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। बाद में भी आसियान ने इंडिया से बोला कि आप आ जाइए इस एग्रीमेंट में, बट इंडिया ने मना कर दिया कि हम फिलहाल हमारे डिसीजन को रिव्यू नहीं करेंगे। 2009 में आसियान के साथ में हमने ट्रेड्स में फ्री ट्रेड के लिए एग्रीमेंट साइन किया था, इसे रिन्यू करने की आवश्यकता है, सर्विसेज वगैरह को भी शामिल करने की आवश्यकता है। 2005 में हमने सैका साइन किया था सिंगापुर के साथ में, बट इसे अब अपग्रेड करने की आवश्यकता है। सैका का जो हायर वर्जन होता है सैपा, वो हमें साइन करने की आवश्यकता है। वैसे देखो इंडिया ने ये बोला है इंडो पैसिफिक रीजन के संदर्भ में जो हम पॉलिसी बनाएंगे ना, उसमें हम आसियान को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, आसियान को ध्यान में रखते हुए ही वो पॉलिसी बनाएंगे इंडो पैसिफिक रीजन के संदर्भ में। बट इंडिया को ना ज़्यादा क्लोजली कोऑर्डिनेट करने की आवश्यकता है म्यांमार इशू पे, साउथ चाइना इशू पे, क्वाड एंगेजमेंट पे आसियान कंट्रीज के साथ में। मतलब आसियान कंट्रीज के साथ में हमें ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है इन जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे। इश्यूज जैसे म्यांमार में अभी सिविल वार चल रहा है, साउथ चाइना सी में चाइना की अग्रेशन है, क्वाड में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कैसे क्वाड को लेके इंडिया की एंगेजमेंट है, तो इन पे इंडिया को कोऑर्डिनेशन करना चाहिए आसियान के साथ में। तो ये राइटर का सजेशन है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया लुक ईस्ट से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, लिव इन कपल्स की एक्सेप्टेंस से संबंधित है। जब हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं ना, एक्सेप्टेंस बोथ लीगल वे में भी और सोसाइटी में कितनी एक्सेप्टेंस है वो सब हम डिस्कस करेंगे। ये भी डिस्कस करेंगे लिव इन कपल्स कितने वल्नरेबल होते हैं। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, क्या लिव इन कपल्स, लिव इन रिलेशनशिप हमारे देश में लीगल है या फिर इलीगल है? देखो 2006 में ना लता सिंह ने ना अपनी फैमिली के अगेंस्ट एक केस दर्ज किया था, धमकियां मिल रही थी लता सिंह को इंटरकास्ट मैरिज करने पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना इस जजमेंट में इंटरकास्ट मैरिज को अपहेल्ड किया था, सही ठहराया था। और उसके बाद कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जो लिव इन रिलेशनशिप है वो देखो मैरिज की तरह ही रिलेशनशिप है। लिव इन रिलेशनशिप में रहना ना तो कोई क्राइम है ना ही कोई पाप है। अल्दो लिव इन रिलेशनशिप को हमारे समाज में एक्सेप्टेंस प्राप्त नहीं है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है ये देखो लिव इन रिलेशनशिप पे भी लागू होता है। मतलब शादी नहीं हुई, लड़का लड़की लिव इन में रह रहे हैं, तो उसमें भी अगर लड़की के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो इस एक्ट के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। इवन देखो लिव इन रिलेशनशिप से अगर बच्चे पैदा होते हैं तो वो बच्चे आगे चल के फिर देखो प्रॉपर्टी राइट्स भी डिमांड कर सकते हैं, जैसे मैरिज की तरह होता है। तो कुल मिला के देखो सुप्रीम कोर्ट की वेरियस जजमेंट्स के अकॉर्डिंग लिव इन रिलेशनशिप लीगल है हमारे देश में। बट देखो कानून क्या कहता है और समाज में लिव इन रिलेशनशिप को लेके एक्सेप्टेंस क्या है, दोनों के बीच में ना बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। इसे हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। 2022 में ना एक लड़की के गायब होने का मामला सामने आया, श्रद्धा वोलकर। श्रद्धा वोलकर जब गायब हुई तो बाद में पता लगा कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी एक मुस्लिम लड़के के साथ में। अब ये चीज़ देखो हमारे समाज में थोड़ा टैबू है, मतलब अलग धर्म का लड़का अलग धर्म की लड़की, इसे हमारे समाज में थोड़ा टैबू माना जाता है। तो ये केस काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ क्योंकि लड़की की हत्या कर दी गई थी और हत्या भी काफ़ी जघन्य तरीके से की गई थी, मतलब मार के लड़की के टुकड़े कर दिए गए थे। तो उसके बाद मीडिया ने क्या किया, श्रद्धा वोलकर की जो चैट थी वो निकाली। श्रद्धा वोलकर अपने घर वालों से बात कर रही है, श्रद्धा वोलकर अपने दोस्तों से बात कर रही हैं, अलग अलग जो बातचीत है वो पब्लिक में लीक कर दी गई। तो ये देखो प्राइवेसी का तो उल्लंघन था ही, लेकिन ना इस केस को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया कि अगर आप ना सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट जाके काम करोगे ना तो यही हाल होगा। इस प्रकार से इस केस को प्रेजेंट किया गया था उस समय। देखो रिसेंट सर्वे शो करते हैं कि आज भी हमारे देश में जो अरेंज्ड मैरिज है ना वो एक नॉर्म है, सोशल नॉर्म है। और यूथ देखो अरेंज मैरिज करते हैं, लिव इन में रहते हैं। ये सब ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर क्या है, सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती लिव इन रिलेशनशिप को, तो बहुत सारे यूथ ना लिव इन में नहीं रहते फिर। और बेशक देखो लिव इन रिलेशनशिप हमारे देश में लीगल है, बट देखो लिव इन वाले जो कपल्स होते हैं या फिर इंटर
कास्ट वाले, इंटरफेथ वाले जो कपल्स होते हैं, उनको उतनी लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलती। आगे हम केसेस भी डिस्कस करेंगे। वैसे भारत की जो डेमोक्रेसी है वो प्लूरलिज्म को सेलिब्रेट करती है कि भारत में अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग आइडेंटिटीज के लोग रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। और हमारा जो संविधान है वो सबकी बराबर सुरक्षा करता है, सबको इक्वल राइट्स देता है। लेकिन देखो, ये कहने की बात है, लिव इन कपल्स को उतने राइट्स नहीं मिलते हैं। जैसे देखो, एक केस है चावली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2015। अब इस केस में ना इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बोला था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बोला कि देखो, लिव इन रिलेशनशिप से ना बाद में इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस सामने आते हैं। कई बार प्रोस्टिट्यूशन मतलब वेश्यावृत्ति की तरफ धकेल दिया जाता है लड़कियों को, कई बार क्राइम्स में इन्वॉल्व कर लिया जाता है। हालांकि देखो, हर लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस में ऐसी ऑब्जर्वेशन दी। और इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो, कोर्ट के बाद ना, कोर्ट के पास में कोई भी ना पैमाना नहीं होता, पैरामीटर नहीं होता जिसके पेस पे ना वो इंटेंशंस जज कर सकें। अब कई लिव इन रिलेशनशिप में वास्तव में लड़का लड़की बहुत खुशी से रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन हाँ, कई लिव इन रिलेशनशिप ऐसी होती हैं जहां पे ये केसेस सामने भी आते हैं, जो जज ने बात की कि बाद में क्राइम्स में इन्वॉल्व करना, वो सब। तो कोर्ट के पास में ना कोई पैमाना नहीं होता जिससे उनको इंटेंशंस का पता लग सके कि लिव इन रिलेशनशिप की इंटेंशन आखिरकार है क्या। तो सबसे बड़ा इशू ना यहां पे लीगल एम्बिग्विटी है। लीगल एम्बिग्विटी मतलब कानून क्लियर नहीं है। जैसे देखो, इसी केस में ना इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बोला कि हमारे देश संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इन फंडामेंटल राइट्स को इंडियन पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए। मतलब कोर्ट का ये कहना था, देखो, हमारे देश में ना फैमिली की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। हमारे देश में मैरिज को एक पवित्र इंस्टीट्यूशन माना जाता है, जबकि वेस्ट में आपको पता है तलाक काफी ज्यादा होते हैं, डाइवोर्सेस के केसेस सबसे ज्यादा सामने आते हैं। फैमिली की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी हमारे देश में है। तो कोर्ट ने यह बोला कि आप इंडियन पर्सपेक्टिव से चीजों को देखो, ना कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से। लेकिन इसके बाद राइटर देखो ये बोलते हैं, कोर्ट की जो ये अपील है ना कि इन सभी केसेस को आप यूनिफाइड इंडियन पर्सपेक्टिव से देखो। इवन देखो, इंडिया में भी अलग अलग क्लास के लोग रहते हैं, कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। तो सब पे ना लिव इन रिलेशनशिप का इंपैक्ट सेम नहीं होगा, सब पे लिव इन रिलेशनशिप का जो इंपैक्ट है वो अलग होगा। समझ गए? मतलब देखो, जो कपल्स लिव इन में रहते हैं ना, उनका इकोनॉमिक सिचुएशन अलग होगा, लिटरेसी लेवल अलग होगा, अलग कास्ट के हो सकते हैं, अलग ज्योग्राफिकल रीजन से हो सकते हैं। तो फिर सब पे लिव इन रिलेशनशिप का सेम इंपैक्ट थोड़ी ना होगा। इसलिए सब लिव इन कपल्स को हम एक पैमाने पर नहीं परख सकते। इसके बाद राइटर एग्जांपल्स देते हैं कि देखो, लिव इन कपल्स कैसे अपने राइट्स को क्लेम करने में चैलेंजेस फेस करते हैं। जैसे देखो, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ना 2024 में केस सामने आया, लिव इन कपल, इंटरफेथ कपल था, वो देखो पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहा था अगेंस्ट द वुमेन्स फैमिली थ्रेट्स। लेकिन देखो, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज ने यह बोला कि एक मुस्लिम मैन की शादी नहीं हो सकती फायर वर्शिपर वुमन के साथ में एज पर मुस्लिम लॉ, तो आपकी जो शादी है वो इनवैलिड है। इवन देखो, जो लिव इन कपल होता है वो देखो बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकता, और जो लिव इन कपल होता है उनको रेंट पे कोई घर नहीं देता क्योंकि शादी का प्रूफ ही नहीं होता। वैसे कोर्ट कहती है कि लिव इन शादी की तरह है, बट प्रैक्टिकली देखो, जब ग्राउंड लेवल पे वो शादी की तरह लिव इन को ट्रीट करते हैं ना, तो उन्हें चैलेंजेस आते हैं। कोई मानता नहीं है इस चीज को कि हाँ, लिव इन इज लाइक मैरिज। बैंक वाले बैंक अकाउंट नहीं ओपन करेंगे, रूम रेंट पे नहीं मिलेगा क्योंकि शादी का प्रूफ चाहिए कि हाँ, शादी का प्रूफ दिखाओ। कोई मानेगा ही नहीं, लिव इन में रह रहे हो तो मतलब शादी हो गई है, शादी के बराबर है ये चीज। ऐसे देखो अनेकों हाई कोर्ट्स की जजमेंट है जिसमें ना हाई कोर्ट्स ना सिर्फ मैरिज रिलेशनशिप वालों को राइट्स प्रोवाइड करती है और लिव इन वालों को राइट्स प्रोवाइड नहीं करती है। तो कोर्ट्स की जो सोच है कई बार ना कंजर्वेटिव होती है लिव इन रिलेशनशिप को लेके। 2023 में ना हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, कई सारे राइट्स और प्रिविलेजेस जो हैं वो मैरिड पर्सन्स के लिए हैं ताकि मैरिज के इंस्टीट्यूशन को प्रमोट किया जा सके, एंकरेज किया जा सके।
तो इस केस में इवन सुप्रीम कोर्ट ने सीधा देखो बस अपना जजमेंट देके छोड़ दिया है, लिव इन रिलेशनशिप इज लीगल, इलीगल नहीं है। लेकिन उसके बाद जो सोशल रियलिटी निकल के आ रही है, कितनी एक्सेप्टेंस है लिव इन रिलेशनशिप को लेके, उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ जजमेंट नहीं दे रहा है, कुछ ऑर्डर पास नहीं कर रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल है लिव इन रिलेशनशिप और लिव इन कपल्स की वल्नरेबिलिटी से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में देखो ये बोला जाता है, अगर इंडिया को 2047 तक डेवलप कंट्री बनाना है तो हमें सिर्फ लेटरल अपॉइंटमेंट्स नहीं चाहिए, हमें बड़े स्केल पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स चाहिए। आप ना सिलेबस में जो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी वाला जो टॉपिक है ना जीएस पेपर 2 में, उस टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो राइटर के द्वारा ये बोला जाता है, आजकल ना लेटरल एंट्री पे काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है, लेकिन राइटर बोलते हैं देखो लेटरल एंट्री एक बड़ा मुद्दा नहीं है, ये तो छोटा सा मुद्दा है। असली बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेके आना। आज के समय में देखो कोई बिजनेसमैन हो या फिर आम नागरिक हो, उसको देखो ब्यूरोक्रेसी से शिकायत रहती है। नागरिक कहते हैं हमें स्कीम्स का लाभ ठीक से नहीं मिल पाता, छोटे से छोटा काम करवाने के लिए बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। बिजनेसमैन कहता है बिजनेस करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत कंप्लायंस करना पड़ता है, बहुत अप्रूवल्स चाहिए। तो देखो इन चीज़ों को इंप्रूव करने की जिम्मेदारी किस पे है? ब्यूरोक्रेसी पे है। चाइना ने ना अपने देश में 1995 में बड़े स्केल पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए थे। 15 साल बाद, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के 15 साल बाद 1978 में वो वहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए थे, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था। और इसके ऑलमोस्ट 15 से 17 साल बाद वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेके आए। हमारे देश में भी देखो कोशिश तो की गई थी, 1990-91 में हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए और उसके ऑलमोस्ट 15 साल बाद सेकंड एआरसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी जब यूपीए 1.0 की सरकार थी। बट देखो इन रिफॉर्म्स को ना इंप्लीमेंट नहीं किया गया। सिर्फ सेकंड एआरसी की रिपोर्ट जो हम पढ़ते हैं यूपीएससी में, रिपोर्ट तो आई बट उन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अब तो वो देखो रिपोर्ट बहुत पुरानी हो चुकी है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अब प्रधानमंत्री मोदी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेकर आएंगे? आसान नहीं है देखो इस सरकार में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आना, क्योंकि ये कोalition गवर्नमेंट है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने के लिए ना सहमति बनानी पड़ती है। इसके बाद राइटर इंडिया में ना सिविल सर्विसेज के साइज एंड कंपोजिशन से संबंधित कुछ फैक्ट्स देते हैं। राइटर बोलते हैं हमारे देश में जो सिविल सर्विसेज है ना वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा छोटी है। इंडिया में बहुत सारा क्लरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, बट हमारे देश में ना टेक्नोक्रेटिक एक्सपर्ट्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, हेल्थ वर्कर्स कम हैं, मतलब ये लोग कम हैं। जैसे कई सारे देशों में ना शुरुआत में ही जब सिलेक्शन होता है सिविल सर्विसेज में, उसी समय से बोल दिया जाता है कि आप कोई एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज चुन लो और आगे चल के आपको इसी सेक्टर में भेजा जाएगा। बट हमारे देश में जर्नलिस्ट अप्रोच चलती है, बोला नहीं जाता सिविल सर्वेंट्स को कि आप कोई एक एरिया डिसाइड कर लीजिए जहां पे आगे चल के आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी है। नहीं, हमारे देश में सिविल सर्वेंट्स को ऐसा कुछ नहीं बोला जाता। आप ना कंपेयर कीजिए दूसरे एशियन कंट्रीज के साथ में। जैसे मलेशिया में ना टोटल जितने लोग नौकरी करते हैं ना उसमें से 2% सरकारी नौकरी वालों का है। श्रीलंका में टोटल जितने लोग नौकरी करते हैं 3% सरकारी कर्मचारी हैं। और इंडिया में ये आंकड़ा सिर्फ 1% है। जितने लोग नौकरी करते हैं उसमें से सिर्फ 1% सरकारी नौकरी वाले हैं। देखो साइज बेशक इंडिया में कम है, सिविल सर्विसेज कम, बट ना कॉस्ट ज्यादा है इन देशों के कंपैरिजन में। ये हैरानी वाली बात नहीं है। मतलब सरकारी जॉब में लोग कम हैं बट उनकी कॉस्ट ज्यादा है। यहां पे देखो जैसे ना एक रेशो आप निकालोगे, रेशो ऑफ एवरेज गवर्नमेंट वेज टू पर कैपिटा जीडीपी। एवरेज गवर्नमेंट वेज टू पर कैपिटा जीडीपी में हमारा जो रेशो है ना ये 4 है, जबकि दूसरे देशों में आप कंपेयर करोगे वियतनाम चाइना में ये रेशो सिर्फ 1 है, इंडोनेशिया श्रीलंका फिलीपींस में ये रेशो 2.5 है, और साउथ कोरिया थाईलैंड मलेशिया यहां पर 3 से 4 के बीच में है। मतलब क्या हुआ इस चीज का? मतलब ये हुआ हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेसी है साइज में छोटी है बट
पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी की कॉस्ट काफी ज्यादा है। समझ गए, ये पॉइंट है। और पे डिस्पैरिटी काफी है हमारे देश में। जैसे जो लोग देखो टॉप पे हैं उनको सरकार कम पे करती है। मतलब आप कंपेयर करोगे ना हमारे देश में, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी, इनकी सैलरी दूसरे देशों में अगर टॉप ब्यूरोक्रेट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो कम है। हमारे देश में ना जो लोअर लेवल पे सरकारी कर्मचारी काम करते हैं ना, उनकी पे ज्यादा है। मतलब जो टॉप रैंक पे काम करते हैं और जो लोअर रैंक पे काम करते हैं, जो गैप है पिछले सालों में काफी कम हो गया है। आप देखो ये बोल सकते हो कि अपर लेवल पे जो ब्यूरोक्रेसी काम करती है, अगर उसे कंपेयर करें प्राइवेट सेक्टर में जो टॉप लेवल पे लोग काम करते हैं, काफी डिफरेंस है। मतलब अपर लेवल पे जो सिविल सर्वेंट्स है ना, उनकी सैलरी प्राइवेट सेक्टर में टॉप पे जो है उनसे काफी कम मिलेगी। और जो एंट्री करते हैं सरकारी जॉब में, उनकी सैलरी आपको ना ज्यादा मिलेगी उन लोगों से जो प्राइवेट कंपनी में शुरुआत में एंटर करते हैं। सरकारी नौकरी में एंट्री करते ही ज्यादा सैलरी मिलती है एज कंपेरिजन टू प्राइवेट जॉब में एंट्री करते ही। अब इसका रिजल्ट देखो ये हुआ है कि ना अपर एंड पे, हायर एंड पे ना ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स इंटरेस्टेड नहीं होते काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है, वो प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करते हैं, उन्हें लगता है कि यार गवर्नमेंट में तो टॉप पे भी इतनी कम सैलरी मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में टॉप पे काम करेंगे तो इतनी ज्यादा सैलरी मिलती है। तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स सिविल सर्विसेज से रिजाइन करके प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। और चूंकि प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करें लोअर लेवल पे गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा सैलरी मिलती है, तो इसका रिजल्ट ये निकला है कि लोग सरकारी नौकरी के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी एक तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और शुरुआती स्टेज पे, मतलब इनिशियल लेवल पे प्राइवेट सेक्टर से सैलरी भी ज्यादा है। तो इस वजह से देश में इतने सारा जो युवा है वो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो जैसे ये जो आईएएस टाइप के लोग हैं ना, जो एलीट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, अब वैसे देखो ये ब्रिलियंट माइंड हैं, एग्जाम क्लियर करके आए हैं, बट इनके पास टाइम ही नहीं होता एक्सपर्टीज डेवलप करने का। दूसरे देशों के साथ में हमें कंपटीशन करना है, फॉर एग्जांपल वियतनाम के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, कई एरियाज में ये हमारे कॉम्पिटिटर हैं, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर में। अब जो ब्यूरोक्रेट एक्सपर्ट होगा वो तो अच्छी पॉलिसी बना सकेगा ना, लेकिन हमारे ब्यूरोक्रेट्स के पास ना हायर लेवल पे टाइम होता नहीं है इन डेप्थ एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए। और इवन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफी ज्यादा रहता है, वो इंडिपेंडेंट ढंग से काम नहीं कर पाते। इसलिए देखो राइटर ये सजेस्ट करते हैं कि हमें ना हमारी सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। हमें ज्यादा प्रोफेशनल और ज्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड सिविल सर्विसेज चाहिए अगर देश को विकसित भारत बनाना है 2047 आते आते। रेगुलर टेस्टिंग होनी चाहिए, और रेगुलर टेस्टिंग में जैसा परफॉर्मेंस है सिविल सर्वेंट्स का, उसके बेस पे प्रमोशन होना चाहिए। अगर सभी की प्रमोशन होगी एज के हिसाब से, तो फिर किसी के पास इंसेंटिव ही नहीं है ना अच्छा काम करने का। तो सिंपल सी बात है, हम कॉलोनियल ईरा में जी रहे हैं। कॉलोनियल ईरा में यही एज के बेस पे प्रमोशन होता था, आज भी एज के बेस पे प्रमोशन हो रहा है। और टॉप लेवल पे जो ब्यूरोक्रेसी है उनका ना ग्रेटर स्पेशलाइजेशन चाहिए, वो पॉलिसी बना रहे हैं। अगर उनको स्पेशलाइजेशन हासिल नहीं होगा तो फिर कैसे वो अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं। हमें ना ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, इनसे सीखने की आवश्यकता है। यहां पर ना शुरुआत से ही सिविल सर्वेंट्स को स्पेशलाइजेशन के लिए इनेबल कर दिया जाता है कि हाँ भाई चूज कर लो एक एक एरिया। अब कोई सिविल सर्वेंट पानी चूज कर लेता है कि मुझे वाटर में एक्सपर्टीज हासिल करनी है, कोई बिजली में कर लेता है। तो अलग अलग एरियाज में सिविल सर्वेंट शुरुआती स्टेज से ही स्पेशलाइजेशन हासिल करना स्टार्ट कर लेते हैं अपना एरिया चूज करके। अब देखो इसके बाद राइटर बोलते हैं, आज के समय में ना आप ये देखोगे कई सारी जो रेगुलेटरी बॉडी है ना, जैसे ट्राई है, अब यहां पे ना आपको रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स इन बॉडीज के चेयरमैन मिलेंगे। अब कायदे से देखो इन रेगुलेटरी बॉडीज के जो चेयरमैन है वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सरकार रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को इन रेगुलेटरी बॉडीज का चेयरमैन बना देती है। तो ना आगे से ना हमें यह चाहिए जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है हमारे देश में ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, कम कॉम्प्लेक्स हो, और प्रोफेशनल्स इनको हेड करें जिसके पास में डोमेन एक्सपर्टीज है। अब देखो जो टेलीकॉम सेक्टर का एक्सपर्ट है
वो ट्राई को अगर हेड करेगा तो वो ज्यादा अच्छे से ये इंश्योर कर सकेगा कि टेलीकॉम सेक्टर में कुछ गलत ना हो। इसलिए ओपन कंपटीशन की सहायता से सरकार इन रेगुलेटरी बॉडीज का चेयरमैन चुने, ना कि देखो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को यहां पे अपॉइंट कर दे। और कम से कम सरकार रेगुलेट करे, अंधाधुंध सरकार रेगुलेट ना करे। इससे ना बल्कि काम रुक जाता है, इन्वेस्टमेंट कम आती है। तो ये पॉइंट है राइटर का। इसके बाद वो पब्लिक एक्सपेंडिचर एलोकेशन की बात करते हैं। हमारे देश में ना पब्लिक स्पेंडिंग इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जितनी है वो भी देखो इनएफिशिएंटली एलोकेटेड है। मतलब 50% जो सरकार खर्चा करती है वो नॉन डेवलपमेंटल है। नॉन डेवलपमेंटल मतलब सैलरीज देने में चला जाता है, पेंशन देने में चला जाता है, इंटरेस्ट की पेमेंट में चला जाता है। तो फिर देश कैसे डेवलप होगा? हमारा लक्ष्य है 2047 तक देश को डेवलप करना। 50% खर्चा तो हम नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे कर देते हैं। और सरकार जो खर्चा करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से खर्चा ज्यादा है, लेकिन लोकल बॉडीज की तरफ से खर्चा बहुत कम है। लोकल बॉडीज जो खर्चा करती है ना, वो देखो एफिशिएंटली खर्चा करती है। अगर करप्शन ना हो तो ये तो सरकार इंश्योर कर सकती है ना कि करप्शन ना हो और लोकल बॉडीज ज्यादा खर्च करें। क्योंकि देखो लोकल बॉडीज को ना ग्राउंड लेवल पे वेजेस कितने हैं उन सब की ना ज्यादा परख होती है। तो वो लोकल सिचुएशन के हिसाब से लोकल बॉडीज जब खर्च करेगी ना तो बहुत पैसा बचता है। ऊपर वालों को पता ही नहीं होता किस चीज में कितना खर्च लग रहा है। यहां पे देखो, जैसे अगर ज्यादा लोकल स्पेंडिंग होगी तो ज्यादा टीचर्स, ज्यादा नर्सेज, ज्यादा कंपाउंडर हायर किए जा सकते हैं, कम लोकल वेजेस देने पड़ेंगे, परफॉर्मेंस की बेटर ढंग से मॉनिटरिंग हो सकती है। तो ये सारे फायदे होते हैं। अब इसके बाद देखो सरकार, राइटर कहते हैं कि देखो आने तो चाहिए रिफॉर्म्स, बट दिक्कत ये है, चैलेंजेस हैं, काफी चैलेंजेस हैं। अभी जैसे कोलिशन गवर्नमेंट है, तो कोलिशन गवर्नमेंट में कई बार रिफॉर्म्स नहीं आ पाते। हमारे देश में 19वीं 20वीं सेंचुरी का जो कॉलोनियल स्टाइल का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसको मॉडर्नाइज करवाने की आवश्यकता है। लेटरल एंट्री इंपॉर्टेंट है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और रेगुलेटरी बॉडीज के लिए। और कोर गवर्नमेंट के जो फंक्शंस है ना, वहां पे प्रोफेशनली ट्रेंड सिविल सर्वेंट्स चाहिए, लेकिन जहां पे एक्सपर्टीज की आवश्यकता है वहां पे लेटरल एंट्रेंट चाहिए। तो इसलिए सरकार सिविल सर्विसेज को मॉडर्नाइज करे, साथ के साथ एफिशिएंसी एंड इंटीग्रिटी भी मेंटेन करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। कंक्लूजन में तो यही है, हमें ग्लोबली देखो जो अच्छे मॉडल्स हैं उनसे सीखना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाने चाहिए। वही 3 पॉइंट जो हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो आपको आज अटेम्प्ट करना है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स से संबंधित। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।